मैं आप सभी लोगों से जो नए हैं यूजीसी नेट या यूपीएससी की तैयारी, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने खुद का नोट्स A4 साइज के पेपर पे बनाया करिए और हमेशा नोट्स को सिनॉप्सिस के फॉर्मेट पे बनाइए। देखिए मैं भी बनाता हूं, आप लोगों को भी यही सिखाता हूं कि बनाया करिए। इस तरीके से पढ़ेंगे आप लोगों को समग्रता रूप से हर डायमेंशन कंसेप्ट बढ़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं ना कि कंसेप्ट विथ फैक्ट पढ़िए। मैं कंसेप्ट विथ फैक्ट पढ़ता हूं और आप लोगों को भी पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि यही सफलता दिलाएगा। इधर उधर की चीजें आपको सफलता नहीं दिलाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर आप कंसेप्ट बनाएंगे, यह असंभव है। प्लीज चेंज योर एटीट्यूड्स। मेरी एक फेमस लाइन है, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि इफ यू वांट टू सक्सेस देन चेंज योर एटीट्यूड्स। अपने नजरिए के बदलो, नजर बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। तो अपने नजरिए को बदलने का वक्त आ गया है, अन्यथा यह संभव नहीं है कि आप लोगों को कुछ चीजें मिले। फैक्ट के आधार पे मत बनाओ, कंसेप्ट का आधार पे बनाओ। हम लोग जैन नीति शास्त्र के बारे में पढ़ रहे थे। यह टॉपिक आपको कहाँ कहाँ लाभप्रद होगा वो सभी देखिएगा। यह टॉपिक कहाँ कहाँ आपका यूपीएससी या यूपीपीसीएस फोर्थ पेपर में आपको काम आने वाला है। जो बीए के लड़के हैं फिलॉसफी के, इथिक्स के, उनके लिए आएगा। जो एमए के हैं उनके लिए काम आएगा फिलॉसफी। इसके साथ जो एजुकेशन के लोग हैं उनमें भी यह फिलॉसफी पढ़ाया जाता है। जो मुख्य रूप से बीएड कर रहे हो या एमए एजुकेशन से कर रहे हैं, उन सभी को इन विषय वस्तुओं पर समग्रता से समझने की चाहिए। तभी जाकर यथार्थता में हम किसी विषय वस्तु को सभी भावों से पढ़ सकते हैं। हमें कोशिश इन विषय वस्तुओं को करने का प्रयास करना होगा। हमें देखना होगा इन सभी विषय वस्तुओं को, फिर हम हेलो हमें बताएं। हेलो, ठीक है। तो आज अच्छा, ओके ओके। तो इन परिदृश्यों को हम समग्रता से समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि जैन नीति शास्त्र में क्या विषय वस्तुएं हैं। तो इस समय हम लोग जैन नीति शास्त्र के स्वरूप देखेंगे। नीति शास्त्र का स्वरूप हम सभी जानते हैं कि जैन नीति शास्त्र का स्वरूप त्रिरत्न पर आधारित है। पूरी की पूरी इसकी ज्ञान पद्धति जैन दर्शन के त्रिरत्न पर आधारित है। आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। हम इसके सभी आयाम पर सूक्ष्मता से बातचीत करेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों का वर्णन यदि सूक्ष्मता से देखा जाए, हाँ क्लास रेगुलर होगी, ठीक है। क्लास रेगुलर होती है और क्लास रेगुलर होगी भी, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी, आप अस्वस्थ रहें। देखो सम्यक दर्शन क्या है, मैंने कल बताया था। सम्यक का अर्थ, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चरित्र क्या है। जीवन में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दौलत खो देते हो तो कुछ नहीं खोते हो, अपने खो जाते हैं तो कुछ नहीं खोता है, लेकिन आप अपना चरित्र खो देते हैं ना, तो आप अपनी जीवन की सारी चीजें खो देते हैं। आप चरित्र को ऊंचा बनाइए, जहां सर उठा के जी सके। तो उस चरित्र के निर्माण पर भी शायद जितना ध्यान जैन दर्शन में दिया गया है, शायद अन्य किसी भी दर्शन में इस तरीके के सूक्ष्मता से
चीजों का वर्णन नहीं मिलता है। हम हर आयाम को सूक्ष्मता से देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। पहले तो हम ये समझे कि यहाँ सम्यक का अर्थ क्या है। तो यहाँ सम्यक का अर्थ जो अन्य किताबों में आप पढ़ेंगे, जो छोटी बड़ी छोटी किताबों में पढ़ेंगे, तो वहाँ सम्यक का अर्थ दिया गया है सापेक्ष। सापेक्ष CD शर्मा, वेद प्रकाश वर्मा जैसी ऐसी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि सम्यक का अर्थ होता है सापेक्ष। इस पे मेरी एक किताब है जैन दर्शन की रूपरेखा। जब मैं लिख रहा था इस किताब को, चौखंबा पब्लिकेशन से आपको मिलेगी, उस दौरान मुझे तत्वार्थ सूत्र को थोड़ा सा नजदीक से रूबरू होने का समय मिला था। तो उस समय मैंने इसको पढ़ा था, तो वहां पर हमने बखूबी देखा कि यहाँ पर दो आयाम में दिखते हैं, एक सम्यक सापेक्ष के रूप में और एक सम्यक ज्ञान। मतलब सम्यक का या दूसरा अर्थ संपूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है। और संपूर्ण ज्ञान केवल और केवल एक व्यक्ति को हो सकता है, वह है तीर्थंकर को, तीर्थंकरों को हो सकता है। हम लोग क्या है, हम लोग अज्ञानी हैं, हमारा दृष्टिकोण उतना नहीं है। हम क्या है, एक पाठक हैं। अब पाठक का दृष्टिकोण हमेशा संकीर्ण होता है, जबकि साधक का दृष्टिकोण बहुत ही उच्च होता है। तो हमें इन विषय वस्तुओं पर चर्चा करना होगा कि हम कौन से दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। ठीक है, तो इन विषय वस्तुओं को देखें। तीर्थंकर को ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि आम जनमानस के लोग हैं, जैसे हम लोग जैसे लोग हैं, उनको हमेशा क्या होता है, सापेक्ष ज्ञान होता है। तो हमें दोनों दृष्टिकोण से समझना होगा। दर्शन का मतलब किसी भी विषय वस्तु को देखने का स्वरूप, कि हम किसी विषय वस्तु को कैसे देखते हैं, क्या उसके सभी पहलुओं को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। ज्ञान का यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पर अर्थ समझा जाए कि दर्शन का मतलब समुचित दृष्टिकोण। मैं एक आप लोगों को लाइन बोलता हूं ना कि दर्शन मतलब दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब आपका नजरिया, कि आप किसी विषय वस्तु को किस नजर से देखते हैं। यह पेन मार्कर है, ठीक है, अब मार्कर है तो हमें यह पढ़ाने वाले यंत्र के रूप में नजर आता है। कुछ लोगों को प्लास्टिक की एक सर्जरी के रघु देखो, फिलॉसफी की बुक लिस्ट में तुम कर रहे हो ना। यदि देखो एक चीज ध्यान से दो, थोड़ा सा मैं तुझे बता देता हूँ। यदि यूपीएससी की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या यूजीसी नेट एमए, यदि एमए भी करना चाहते हो, तो देखो दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। यदि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो तो चौखंबा पब्लिकेशन से एक मेरी किताब है, दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन। दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन, समग्र अध्ययन, समग्र अध्ययन। ये है तुमको एक ना रोड मैप दिखाएगी कि हमें किस रोड से कहाँ तक चलना है। चौखंबा वालों को फोन करो, चौखंबा वालों से बात करो, वो तुमको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें हमने कुछ किया नहीं है। जिस तरीके से महेश बर्नवाल की ज्योग्राफी की किताब है, उसी आयाम पर हमने पूरे के पूरे टॉपिक को संकलित करने का प्रयास किया है। लगभग 20 वर्षों के यूपीएससी के क्वेश्चन का भी मेंस के देने का प्रयास किया है। लगभग तुमको एक 4 मतलब इंडियन फिलॉसफी, कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी, कंटेम्पररी इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी, इस 4 आयाम को समग्रता में इस विषय वस्तु में तुम्हें मिलेगी। इसके साथ यदि अलग अलग पढ़ना चाहते हो, तो जैसे इंडियन फिलॉसफी की तुम बात करते हो, तो इंडियन फिलॉसफी में सबसे अच्छा दत्ता एन चटर्जी की, दत्ता एन चटर्जी, दत्ता एन चटर्जी, CD शर्मा,
शर्मा, ये सारी बेस्ट बुक आती हैं। बहुत लोग फिलॉसफी के ऊपर लिखे, बलदेव उपाध्याय की भी किताब है, लेकिन बलदेव उपाध्याय ये सारी चीजें बहुत डिटेल पे है। मैंने बस किया क्या कोशिश मैंने यही किया था कि इन सबको सूक्ष्मता में शामिल करते हुए एक भाव में जोड़ने का प्रयास किया हूँ, अन्य कुछ चीजें नहीं किया हूँ। तो बस कोशिश ये करो कि यदि आप पहली बार फिलॉसफी पढ़ रहे हो तो एक बार फिलॉसफी मेरी किताब से होके चलना, ठीक है, तुम्हें समग्र दृष्टिकोण मिल जाएगा। यदि आप ग्रेजुएशन या पीजी के स्टूडेंट हैं और फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको डिटेल्स पढ़ना होता है, और उसके लिए आपको हर आयाम से, जैसे इंडियन फिलॉसफी की ये दोनों हो गई, वेस्टर्न फिलॉसफी की एक बुक है याकूब मसीह, ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, तो थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ी मेहनत आदमी करे ना तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर वेस्टर्न फिलॉसफी। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश किया है उसी को सही दृष्टिकोण में, इजी वे में अपनी किताब में लिखने का। आपको वहां से ये चीजें मिल जाएगी। उसके बाद कंटेम्पररी इंडियन फिलॉसफी या कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए एक ही किताब है, बी के लाल की लोग पढ़ते हैं, उसे भी पढ़ सकते हो, आपको सारे आयाम चीजें समझ में आएगी। इथिक्स के लिए यदि देखा जाए तो वेद प्रकाश वर्मा बेस्ट किताब है। बेस्ट किताब है, लेकिन इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है, और दूसरी की सभी को एक ही में घिचमिच कर दिए हैं। इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी सभी को एक एक घिचमिच कर दिए हैं। मेरी कोशिश है, अभी वो मिल तो नहीं पाएगी, लेकिन हाँ, इन द फ्यूचर आप लोगों को यदि 22-23 में देना है तो मैंने बस कोशिश किया है कि वेद प्रकाश वर्मा की जो किताब है, जो इन्होंने इंडियन को और वेस्टर्न को अलग एक ही में मिला दिया है, मैंने क्या है कि इसको 3 भागों में डिवाइड करके 3 छोटी छोटी पतली पतली किताबें बना दिया है। जैसे ग्रीक दर्शन की, ग्रीक इथिक्स की, ग्रीक नीति शास्त्र की रूपरेखा, ये मेरी किताब का नाम भी है, आपको चौखंबा से ये मिल जाएगी। दूसरी है आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, आधुनिक पाश्चात्य नीति शास्त्र। अभी इस पे लगभग 90% काम हो गया, 10% है। उसके बाद भारतीय नीति शास्त्र, ये भी कंप्लीट है, बस वो है, मतलब प्रूफ रीडिंग में काम कर रहे हैं। ये दोनों किताबें हैं, इनको जो अलग डायमेंशन में किए थे, मैंने एक में संकलित करके एक अलग अलग रूप देने का प्रयास किया है कि सभी को इसके सारे आयाम हो जाए। यानी 3 है, ये पब्लिश हो चुकी है, मेरी खुद की किताबें हैं, ये दोनों लगभग कंप्लीट है, थोड़ी सी विषय वस्तुएं हैं, उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद ये भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। हमारी कोशिश यही है कि जो पहले की अवधारणा चली आ रही थी उसको एक अलग दृष्टिकोण में सिनॉप्सिस बनाकर इस रूप में आप लोगों को पढ़ाना है, और ये तभी संभव है जब आपके अंदर पढ़ने की, जानने की अलख जगेगी। अब हमें ध्यान देना होगा, सम्यक दर्शन को समझे कि समुचित दृष्टिकोण, अर्थात ऐसा दृष्टिकोण जहां से हम किसी भी विषय वस्तु के समग्र आयाम को समग्रता में समझ सके। तो हमें इन विषय वस्तुओं को देखकर चलना होगा कि हम कौन से स्वरूप को समझते हैं, देखते हैं। दूसरा आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या होता है? सम्यक ज्ञान क्या होता है, तो हम उन विषय वस्तुओं को थोड़ा सा समग्रता में समझ के देखें कि सम्यक ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या है। एक ऐसे ज्ञान की प्रणाली जहां से हम किसी भी विषय वस्तु को
किसी भी विषय वस्तु को सभी आयाम में देख सके, जान सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। यहीं से इनका एक सिद्धांत निकल के आता है जिसे हम स्यादवाद कहते हैं। यहीं से निकलकर आता है स्यादवाद, जबकि अनेक स्वरूप होने के कारण इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। अनेकांतवाद भी कहा जाता है। इन दोनों स्वरूपों को हम फिलोसॉफिकल आयाम में आ गए। तुम्हें थोड़ा सा वो काम कर देगी, ठीक है रघु। आपके ने दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन जो मेरी किताब है आपके लिए ना काम कर देगी, आपके हर आयाम को पूरी कर देगी। क्योंकि जितना जैन दर्शन, जितना आरपीएससी के लिए चाहिए सेकेंड ग्रेड के लिए, उतना मैटर हमारी किताब दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन वाली में है। ठीक है, तो आप लोग अस्वस्थ रहें। यदि कोई भी पहली बार आप नव आगंतुक है, फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं, मर्मज्ञता एक सार संक्षेप में देखना चाहते हैं, तो मेरी वाली किताब पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से वो मिलेगी। इसलिए मत पढ़ना कि मैं अपना खुद का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पब्लिकेशन से पब्लिश है वो खुद ही अपने आप में गीता प्रेस जैसे बड़ा है, तो मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वह खुद साल में इतनी उसकी टर्नओवर होती है कि मुझे उसकी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 4-5 में उलझे रहते हैं, आत्मा परमात्मा की जो संकीर्णता में फंसे रहते हैं, लोग भागते हैं, वो चीजों से आकृष्ट हों, उन्हें सही दृष्टिकोण से फिलॉसफी समझ में आए। क्योंकि फिलॉसफी कुछ और चीज नहीं होती है। फिलॉसफी इज द वे ऑफ लाइफ, हाउ टू सर्वाइव and how to think a little more about anything. This is the real phenomena of philosophy. But nobody understand the real meaning and real approach how to learn philosophy. Then you should try to understand the real value and real phenomena of philosophical approach. After that you can achieve anything in the any fields. This is the real phenomena of how to learn. तो ये सारी चीजें हैं। सम्यक ज्ञान के दृष्टिकोण में हम किसी भी विषय वस्तु को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, इन चीजों को हमें सूक्ष्मता से देखना होगा। मेरी कोशिश है कि बाइलिंगुअल मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूं, जिससे हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कैन आल्सो अंडरस्टैंड रियल अप्रोच ऑफ एथिक्स, इंडियन एथिक्स, जैन एथिक्स ऑन द बेस्ड ऑन 3 pillars विच कॉल्ड त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम। अब हमने सम्यक ज्ञान के बारे में डिस्कस किया। यस, सत्य को जानना, सत्य के यथार्थ स्वरूप को समझना फिलॉसफी का काम होता है। इसीलिए तो आप इंडिया में पढ़े चाहे वर्ल्ड के किसी भी देश में पढ़े, जब शिक्षा जगत की अंतिम पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टर की डिग्री लेते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है कि आप उस विषय वस्तु के मर्मज्ञता में एक दार्शनिक अप्रोच है। अंत तो गत्वा चौखंबा वालों से फोन करो, चौखंबा वालों को बोलो, वो तुमको दे देगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, येलो कलर की है, बड़ी 750 पेज की है, लगभग तुझे हर चीज मिल जाएगा। बड़ी विधिवत तरीके से हर टॉपिक को तुमको उसमें देखो, ये इस तरीके के हर टॉपिक की सिनॉप्सिस मिल जाएगी, ये चीजें सीख जाओगे। अब बात आती है चरित्र की। हम चरित्र कैसे सुधारें, चरित्र के कैसे सुधारे, क्योंकि
दौलत गया तो कुछ नहीं गया, लोग गए तो कुछ, दोस्त गए तो कुछ नहीं गया, चरित्र गया तो आपकी संपूर्ण जीवन चला गया। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद की कही हुई चीजें हैं। हम सम्यक चरित्र का मतलब क्या होता है कि उत्कृष्ट आदर्श चरित्र। तो यहाँ पे चरित्र के दो मानक दिए गए हैं। एक तीर्थंकरों के चरित्र का वर्णन है, तीर्थंकरों के चरित्र का वर्णन है, दूसरा गृहस्थ के लिए, गृहस्थ के लिए चरित्र। तो तीर्थंकरों के लिए चरित्र निर्माण करने के लिए पंच महाव्रत का अनुपालन करना अनिवार्य है। पंच महाव्रत का अनुपालन करना अनिवार्य है, जबकि गृहस्थ के लिए पंच अणुव्रत का अणुव्रत का पालन करना अनिवार्य माना जाता है, करना अनिवार्य माना जाता है। अंतर क्या है? अब पंच महाव्रत में क्या है, तो इसको लगभग भारतीय दर्शन से लेकर सारे लोग मानते हैं। क्या है? पहला, सत्य का अनुपालन, सत्य, अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह। चौथा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। एक हिस्टोरिकल जानकारी इसमें देना मैं चाहूंगा। इस तने को लगभग 23 तीर्थंकरों ने स्वीकार किया है, 23 तीर्थंकरों ने इन सब पे किया था। लेकिन महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे जिन्होंने जैन दर्शन को, जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य को शामिल किया। इसीलिए संस्कार से चरित्र बनता है या अनुशासन से? देख मेरे लाल, संस्कार और अनुशासन सबसे पहला होता है देखो, यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संस्कार पहले आते हैं, लेकिन संस्कारों में कुछ खामियाजा है। दोनों के यदि तादात्म्य संबंध से यदि देखा जाए तो चरित्र निर्माण होता है, क्योंकि संस्कार कुछ ऐसे भी आइडियल फॉर्म के होते हैं। संस्कार सभी व्यवहारिक चीजों को नहीं होते हैं, लेकिन चरित्र का निर्माण में पूरी तरीके से हम आदर्शता पर तो नहीं चल सकते हैं ना, हमें आदर्शता के साथ व्यवहारिकता पर भी ध्यान देना होगा, तब जाकर हम यथार्थ विषय वस्तु को। दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन, ठीक है, फिलॉसफी की नाम है दर्शन शास्त्र, एक समग्र अध्ययन। उसमें कंप्लीट डोज मिलेगा तुझे। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, दीपक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि संस्कार से चरित्र बनता है या अनुशासन से। तो मेरा दृष्टिकोण है कि जीवन में आदर्शता को प्राप्त करना है या व्यवहारिकता को। हम एक पक्ष, हम पढ़ रहे हैं क्या कि जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, और जैन दर्शन में हम केवल एक पक्ष को लेकर चले कि ये संस्कार ही हमारे चरित्र का निर्माण होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें खामियाजा जरूर हो जाएगा। अनुशासन ही लेकर चलेगा, लेकिन उसमें भी कुछ खामियाजा होगा। यानी कहने का मतलब कि चरित्र का निर्माण संस्कार और अनुशासन दोनों से होता है। चरित्र का निर्माण संस्कार और अनुशासन दोनों से होता है, दोनों के
मिश्रण से हमें इसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें कोशिश यही करना है कि हमें किस प्रकार का चरित्र बनाना है, ठीक है, हमें किस जैसा चरित्र बनाना है, यानी वास्तविक रूप से विकास के पक्ष पर आदर्श होना चाहिए या व्यवहारिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों को बिना समझे हम चरित्र निर्माण के वास्तविक प्रासंगिकता को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए चरित्र निर्माण में ये दोनों विषय वस्तुओं का बहुत ज़्यादा ध्यान आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जाती है, यहाँ पर अनुशासन का होना बहुत, जैन दृष्टिकोण से देखा जाए तो चरित्र निर्माण के लिए हमें अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन का जीवन न पशु के समान है। तो हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने जीवन को एक नियमबद्ध तरीके से अनुशासन के फॉर्म में रखें। वो मतलब बिना अनुशासन का जीवन तो सुअर का जीवन होता है। तो हमें देखना क्या है कि हम कैसे जीवन जीते हैं। मनुष्य हैं, ये सृष्टि के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, तो जीवन में अनुशासन होना ही चाहिए और अनुशासन ही सफलता की निशानी है। आप ये भी जानते हैं, ये बेसिक चीजें हो गई। इसमें सत्य और अहिंसा दो ऐसे अनमोल रतन हैं, गांधी के अनमोल रतन। यदि पूछा जाए कि गांधी जी के दो अनमोल रतन कौन से थे, रत्न कौन कौन से थे, तो वो है सत्य और अहिंसा। गांधी अंत में जब उन्हें धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो गया तो गांधी इतने प्रभावित हुए कि सत्य को ही भगवान कह डाले। इतने प्रभावित थे गांधी सत्य के यथार्थ स्वरूप से कि सत्य को ही ईश्वर कह डाला। यानी कहते हैं कि यह साधन है, मानी भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, यानी मोक्ष को प्राप्त करना है। जैन दर्शन में मोक्ष को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य को प्राप्त करना है तो पंच महाव्रतों का अनुसरण करना अधिक आवश्यक है। इसमें पंच महाव्रत क्या है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का बहुत ही व्यापक यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है, यहाँ सत्य का मतलब कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, एक तरफा चेहरा हो। जैन दर्शन की दो ही चीजों को अपना लो, संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व आदर्शता के एक बार मॉडल में आ जाएगा। ये ऐसे सिद्धांत है ना कि विश्व से सभी प्रकार के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोग केवल सत्य बोलना शुरू कर दे और अहिंसा पे चलना शुरू कर दे। गांधी मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के इस महान अब तक के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं मर सकता है। आने वाली जनरेशन बड़ी मुश्किल से यह विश्वास करेगी कि एक गांधी नाम का हाड़ मास का व्यक्ति इस धरती पर आया था। तो वह गांधी थे जो जैन दर्शन के दो चीजें से निकालकर, हाँ 100% सही, एकदम दीपक, बहुत अच्छा। गांधी हमेशा जैन दर्शन से अधिक प्रभावित थे। इसीलिए जानते हो गांधी इतना प्रभावित थे कि बचपन में उनकी माँ जो थी ना, वो एक जैन भिक्षु से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। तो जब ब्रिटेन पढ़ने गए, गांधी पे मेरी एक किताब है, जैन दर्शन मतलब गांधी का एक समग्र अध्ययन, गांधी पे एक मेरी किताब है। तो गांधी को जब यदि दिल से जो गांधी की बुराई करने वाले हैं ना, मैं इनसे एक ही चीज कहता हूँ, दीपक तुझे यदि समय मिले ना तो एक चीज जरूर कहेंगे मेरे लाल कि गांधी की एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक बार जरूर पढ़ना। कलेजा ना हिल गया ना तो फिर बात का मतलब, दुनिया में इतना सत्यवादी इंसान शायद कोई होगा जो एक एक चीज को खोल के रख दिया है। उतना सत्यवादी मैंने नहीं देखा है। जब उनके पिताजी की मृत्यु होती है, जब वो आते हैं, एक एक उदाहरण गजब का है।
एक बार ना रुक के सोचोगे तो गांधी बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है, इनका पालन करना बहुत जरूरी है। अणुव्रत का पालन करना, यहाँ देखो ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे चरित्र का, व्यक्तित्व का निखार होता है। स्वामी विवेकानंद 1893 के शिकागो सम्मेलन में जब गए थे तो उनके पुरुषार्थ का परीक्षण किया गया। बड़ी लाजवाब बात बताऊंगा कि उनके सारे जितने वहाँ के मठाधीश ज्ञानी लोग थे, उनके हाथ में पीला वस्त्र दिया गया कि किसमें कितने पुरुषार्थ की कैपेसिटी है। जब स्वामी विवेकानंद को मिला हाथ में तो वह कपड़ा चूर चूर हो गया, शरीर में इतनी गर्मी थी। पुरुषार्थ का इतना तेज होता है कि वह कपड़ा एकदम कागज जैसे, मतलब उसमें जितनी नमी थी उनकी हाथ की गर्मी सूख गई और वह हो गया। तो उसके बाद एक औरत कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा किस लिए आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि आपके जैसे पुत्र प्राप्त हो। तो उन्होंने, स्वामी विवेकानंद का जवाब बड़ी लाजवाब लगता है कि आप मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हैं, इसलिए आप मुझसे शादी करना चाहती हैं, तो मुझे ही क्यों नहीं अपना पुत्र मान लेती हैं? मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो सिखा के गए ना, हम उनके 1% भी फॉलो कर ले तो हमारे जीवन में एक ना आइडियल फॉर्म आएगा निकल के, वो हमारा विकास करेगा। तो हमें वास्तविक विकास की तरफ तत्पर होना है कि हम किस विकास की तरफ चल रहे हैं, इस विकास को अपनाते हैं या अन्य विकास। सत्य और अहिंसा 2 अनमोल रत्न है गांधी के। जब मैं गांधी पढ़ाऊंगा तो इधर पढ़ाऊंगा कि सत्य और अहिंसा गांधी के 2 अनमोल रत्न थे, जो पूरी तरीके से गांधीवाद को, इन्हीं दोनों से निकल कर आता है गांधीवाद। गांधीवाद कुछ और नहीं है, यह 2 अनमोल रत्नों से निकलकर बना हुआ सिद्धांत है जिन्होंने गांधी जी ने सृजित किया था। संपूर्ण विश्व को एक ऐसी ज्ञान की पाठ पढ़ा गए जिसको किसी भी दशा में बदला नहीं जा सकता है। हम आगे गांधी को पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। यहाँ पर गृहस्थों के लिए यह बात कही गई है, गृहस्थों के लिए यह बात कही गई है कि आपको, देखिए, इंद्रिय ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे गृहस्थ तो सृष्टि का विकास नहीं होगा। तो उनके लिए कुछ छूट दी गई है जिससे आप परिवार नियोजन को आगे बढ़ाएं, परिवार को व्यवस्थित करवाएं, ठीक है। तो यहाँ अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, अपरिग्रह का अर्थ है अधिक धन संचय न करना। आज के लोगों में मतलब क्या कहें, लालच का ऐसा रोग कुंठा मार के बैठा हुआ है ना कि सब चाहते हैं कि दुनिया की जितनी भी दौलत हो हमारे ही पास हो, हमारे सिवा किसी के पास जाए ना। अरबपति बने, करोड़पति बने, क्या बनोगे? पहले इंसान बनो, वो किसी में नहीं है। हमारी तो हमेशा से रही है यह सोसाइटी जहाँ फिलॉसफी आपको जीने का तरीका जरूर सिखाएगी, जहाँ से आप संतुष्ट रह के सभी परिस्थितियों में कैसे संतुष्ट रह के जी पाते हैं, ये भाव जरूर आपको सिखाएगी। तो कोशिश हमें यही करना है कि हम इसलिए भी फिलॉसफी पढ़ना ना कि जीवन के हर समस्या को देखने समझने का दृष्टिकोण मिल जाए। इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग फिलॉसफी पढ़ा रहा है। डॉक्टर IIT एम्स के जितने डॉक्टर होते हैं सबको फिलॉसफी पढ़ाया जाता है। एक पेपर कंपलसरी होता है कि उनको फिलॉसफी पढ़ाया जाए। हम जब BHU थे तो कुछ दिन के लिए BHU IIT में मेरी क्लास लगी थी, वहाँ मैं फिलॉसफी पढ़ाने के लिए गया था फर्स्ट। तो उसमें उन लोगों को फिलॉसफी पढ़ाया जाता है कि बेटा देख, तू इंजीनियर बनना तो अपने अंदर कुछ आदर्शता रखे रहना, जिससे जीवन जीने का मशीन ही मत बन जाना। तो फिलॉसफी उसे जीवन जीने का तरीका सिखाती है कि पूरी तरीके से वह मशीन न बने, इंसान बने। तो ये विषय वस्तुएं हैं, ये ध्यान देने होगा। इन विषय वस्तुओं का थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अणुव्रतों के का पालन करने के लिए क्या है। अणुव्रत में आपका आता है दान, तप, दान, सादगी।
हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। 80% रिश्तों में भड़ास आने का सबसे बड़ा कारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साधारण कोई रहना ही नहीं चाहता। सब में है कि हम ही दुनिया के स्टार हैं, कुछ नहीं हो, बस सामान्य जिंदगी जियो, सामान्य रहो, सब कुछ सामान्य रहेगा। सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा ये दो अनमोल रतन, इन्हें भी पालन करना है, यहाँ भी पालन करना है। तो बौद्ध जैन धर्म को सिमटने का सबसे बड़ा कारण, अपने ही जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे सिमट जाने का सबसे बड़ा कारण था अहिंसा पे बहुत ज्यादा बल देता है। आप जैन मुनियों को देखे होंगे कि जब वो चलते हैं, जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो मोर का, मयूर का पंख रखते हैं, वह साफ करते चलते हैं कि कोई छोटी हिंसा भी हमसे न हो जाए, क्योंकि एक छोटी चींटी भी दब के मरती है तो उसे भी हिंसा की कैटेगरी में रखा जाता है। अब सोचिए भारत के जीडीपी में, मतलब ये 0.1% इनकी पूरी पॉपुलेशन है। सोचिए कि 99% पता कर लेना, वो मिल जाएगी, ध्यान से देख। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि सोचो कि इनकी जो पॉपुलेशन है 0.1% है या 1% के आसपास है, लेकिन भारत की जीडीपी में कम से कम 5 से 7%, 5 से 10% का लगभग जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जैन धर्म के लोगों का होता है। बहुत बड़े 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 व्यवसायी होते हैं, बहुत ऊंची मतलब धनाढ्य होते हैं। यहाँ कृषि की चीजों को मनाही की गई है तो उन्होंने बिजनेस संभाला और किसी को पेपर पढ़ लेते हैं, लेकिन जिसका पेपर है उससे अगर नहीं पूछ कर पढ़ते हैं तो चोरी माना। यहाँ पे अस्तेय का अर्थ ही यही होता है मेरे लाल, ठीक है। यहाँ पर अस्तेय का अर्थ ही होता है कि चोरी कई प्रकार की होती है। जब मैंने चोरी, अस्तेय कई प्रकार का होता है, यहाँ पे मैंने अपनी किताब में इन चीज़ों को लिखा। तब डिटेल पढ़ाने लगूंगा ना तो 80% लोगों ना बोरियत महसूस होगी कि इतना डिटेल क्यों जा रहे हैं। नहीं तो मैं अस्तेय पढ़ाऊँ तो करीबन मुझे एक दिन, मतलब कम से कम 4 से 5 घंटा अस्तेय पर मुझे लेक्चर देने में लगेगा। यदि डिटेल्स पढ़ाऊं तब इतना मैं पूरी की पूरी, देखो ऐसे बोल नहीं सकता था, इसीलिए किताब में पूरा अंदर की जो भड़ास थी मैंने लिख दिया। अस्तेय कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक अस्तेय होता है, भौतिक अस्तेय होता है, अस्तेय होता है। दूसरा मानसिक अस्तेय होता है, मानसिक अस्तेय होता है। तीसरा वैचारिक अस्तेय होता है। अब तुमको देख लेना है कि कौन से अस्तेय में तुम हो। अब इतने हम डिटेल से पढ़ाएं तो लगभग 80% लोग सो जाएंगे पहले ही, और उनको लगेगा कि इतनी एक्स्ट्रा चीजें जानने की क्या जरूरत है। तो देखो हमारी शिक्षा व्यवस्था इस समय हो क्या गई है, बेड़ा गर्क करने वाली। हमारे यहाँ न हम सेमेस्टर प्रणाली पूरी की पूरी ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, और पढ़ कुछ नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो राधा कृष्णन ने सही कहा था कि ये शिक्षा व्यवस्था भारत में गिरने का सबसे बड़ा चीज है कि हमारी शिक्षा में फैलाव तो हुआ है, गहराई नहीं हुई है, मर्मज्ञता नहीं है। टीचर ऐसे ऐसे हैं कि पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उनको लगता है कि काम वासना से नियंत्रण पाना ही ब्रह्मचर्य। अरे बेवकूफों, काम वासना पर ही नियंत्रण पाना तक ब्रह्मचर्य का परिभाषा ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें उस लेवल पर नहीं, जटिल नहीं है। देखो तुम ये क्वेश्चन देख दीपक, जटिल नहीं है। ये कहते हो कि जटिल है, जटिल नहीं है। जटिल हम हैं, हम सब हैं कि हम सब उसको उस वे में नहीं चल रहे हैं। जटिल नहीं है, हमें आत्म मंथन करने की है कि हम, यदि तुम कह रहे हो कि पेपर कर रहे, पेपर पढ़े उससे नहीं पढ़े तो पूछे तो एक चोरी है। अब
देखो वो ये तीनों में से ही एक में से चोरी होगी। अब तुम मिला लो कि किस में तुम चोरी कर रहे हो। तो चोरी मना ही की गई है, ठीक है। वैचारिक चोरी भी होती है, हम भी वैचारिक चोरी कर रहे हैं। कि राधा कृष्णन ने, देखो एक बात मैंने बोला कि राधा कृष्णन ने कहा था ना कि आज शिक्षा में फैलाव है, गहराई नहीं। तो मैं उनकी चीजों को कॉपी करके यहाँ पे बता रहा हूँ ना अपने तरीके से। तो ये भी एक प्रकार की चोरी ही है, ठीक है। तो चोरी की बड़ी व्यापक दृष्टिकोण है। ये पंच महाव्रत हैं जो संपूर्ण जीवन के लोगों को सुधारने के काम आते हैं, ठीक है। तो हमें इन विषय वस्तुओं पर सूक्ष्मता से देख के चलना होगा कि हम कौन से चीजों को अपनाते हैं। अब सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की थोड़ी सी इस पे मैं चर्चा करूं तो थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। कल कोशिश ये करूंगा कि ब्रह्मचर्य और अणु व्रत का वास्तविक स्वरूप एक बार खोल ही दूं, क्योंकि शॉर्ट में समझा के छोड़ दूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोशिश यही कर रहा हूं थोड़ा सा ब्रह्मचर्य को एक बार डिफाइन किया जाए, ठीक है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का यहाँ पर देखो दो अर्थ है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, और दूसरा है आत्मानुशासन, आत्मानुशासन। इन दोनों के वास्तविक स्वरूप को ब्रह्मचर्य कहते हैं। और लोग इसी में सिमट के रह जाते हैं कि इंद्रिय निग्रह तक ही, कि इंद्रियों को नियंत्रित करना ही क्या है, काम वासना की चीजें हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है को केवल और केवल एक पक्ष ही रह जाता है। हम इन विषय वस्तुओं पर तक देखते हैं तो देखो, इंद्रिय निग्रह के अंतर्गत क्या चीजें हैं कि हमें इसका एक एलिमेंट है काम वासना, काम वासना को नियंत्रित करना होगा, नियंत्रित करना होगा। उसके बाद मन को मन में उठते आवेग को नियंत्रित अनुशासन के अनुसार चलना होगा, आत्म अनुशासन के अनुसार चलना होगा। तब हम वास्तविक रूप से इंद्रिय निग्रह कर पाएंगे। और हम करते क्या हैं, केवल एक चीजों में उलझे रहते हैं। पुरुषार्थ, यानी कहीं न कहीं पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को बचावना। पुरुषार्थ, जितने आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे, काम वासनात्मक चीजों पे नियंत्रण रखेंगे, आपके शरीर का तेज तथा जीवन लंबी होगी। लंबा जाना चाहते हैं, लंबा समय तक जीना चाहते हैं, तो इस पुरुषार्थ का संचय करिए, इंद्रिय निग्रह करिए। आज लोग 60 वर्ष में टपक जाते हैं, अब 600 वर्ष भी जी जा सकते हैं। और उसका एक ही मूल मंत्र है। जितने भी ऋषि मुनि हुए आप देखते हैं, हजारों वर्षों तक जीते थे। उनका एक ही चीज ये था कि उनका आत्मनियंत्रण इतना अच्छा था कि शरीर में अनैतिक क्रियाएं आती ही नहीं है। आज के भी कार्य में समय में संभव है कि आप अब मैं बात करके बता दूंगा, ठीक है। मिल तो जाना चाहिए दीपक, मिल जाएगी, ठीक है, पटना में मिल जाएगी। अरे लगभग चौखंबा से 18,000 बुक पब्लिकेशन जुड़े हुए हैं, तो वो छोटी मोटी नहीं है पब्लिकेशन है, बहुत बड़ी पब्लिकेशन है, तो वो हर जगह मिल जाएगी, ठीक है, बहुत बड़ी। तो उसकी मत करो, वहाँ की कुछ चीजें को हम यही तुझे सूक्ष्मता से बता दिया करूंगा, ठीक है। कल इनके छोटे अन्य आयामों को भी हम थोड़ा सा डिटेल से एक बार देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल हम फिर से एक नए स्वरूप में बौद्ध जैन दर्शन के नैतिक आयाम को सूक्ष्मता में पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, आप तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।